भारतीय इतिहास में एक गौरवमय दिन, पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाला दिन, आज का दिन 4 दिसंबर, जिसे हम भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। आज इंडियन नेवी अपना दिवस मना रही है और एक बड़ी जीत भी 1971 में 4 दिसंबर को पाकिस्तान के जो कराची बेस था इंडियन नेवी का, उसको डिस्ट्रॉय किया था। 3 दिसंबर 1971 में युद्ध शुरू हुआ था और 13 दिन तक ये युद्ध चला था। लेकिन इसमें आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहाँ पर कराची जो बेस था, हमारी नेवी ने घुसकर मारा था पाकिस्तान की नेवी को। कई जहाज उनके डिस्ट्रॉय कर दिए थे और कमांडोर थे उस समय बबरू भान यादव, जिन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था। तो आज के दिन पे हम बात करेंगे। मैं हूं पवन शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मेरे साथ 2 गेस्ट हैं, कर्नल एस पठानिया, ब्रिगेडियर वीरेंद्र सलाथिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के दिन पे और आपको भी नेवी डे की बहुत बहुत बधाई हो। सर, पहला सवाल सर मेरा ये बताइए, आपकी ऑपरेशन ट्राइडेंट जिसे 4 दिसंबर 1971 में हुआ था, बेसिकली है क्या था वो? देखिए, सबसे पहले पवन जी मैं आपका आभारी हूँ और न्यूज़ रूम 24 आवाज़ आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके दर्शकों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करें। मैं नेवल डे के ऊपर जो आज मनाया जा रहा है पूरे देश में धूमधाम से, शान शौकत से, सारे जो नेवल पर्सनल हैं उनकी फैमिलीज को, और इसके अलावा एयरफोर्स और आर्मी के जो जवान, बिकॉज ये कंबाइंड युद्ध था, जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया था, तभी हम ये वार 13 दिन में खत्म कर पाए और एक नए नेशन को जन्म दिया था जो बांग्लादेश के नाम से आजकल जाना जाता है। अभी ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि कराची जो पोर्ट है उसके अंदर जो इनकी बेस थी, नेवल बेस, उसको कैसे तबाह किया जा सकता है। तो इसके लिए मिसाइल बोट जो है वो 3 मिसाइल बोट जो है, दे वर लेड बाय कमांडर बबरू भान यादव, वो स्क्वाड्रन कमांडर थे मिसाइल बोट के। और मिसाइल बोट जो है, मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता देता हूं कि अगर हम डेस्ट्रॉयर या फ्रिगेट्स की बात करते हैं, जो बड़े शिप होते हैं, उनकी जो स्पीड है वो तकरीबन 33 नॉट्स होती है जब वो चलते हैं। और ये जो छोटे शिप होते हैं, डेस्ट्रॉयर कैटेगरी के हैं, मिसाइल बोट जिनको हम बोलते हैं, और ये 50 नॉट तक की स्पीड से जा सकते हैं। दूसरा, साइज छोटा होने की वजह से इनके सिग्नेचर जो आएंगे वो भी कम आएंगे। तो उस दिन 4 दिसंबर को ये 3 मिसाइल बोट जो हैं 108 नॉटिकल माइल का सफर करते हुए कराची जो पोर्ट है वहां पे पहुंचे और उन्होंने इनके 3 फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर को खत्म किया। और ये पहला मौका था जहां पे एंटी शिप मिसाइल जो हैं उनका यूज किया गया। उसके बाद इनका जो ऑयल डिपो थे उसके ऊपर भी आग लगाई जाती है। कहते हैं कि वो जो आग है वो लगातार 7 दिन जलती रही। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 3 को लड़ाई शुरू होती है और 4 को एक ऑफेंसिव, नेवल ऑफेंसिव आपकी पोर्ट पे आता है, तो ये कितना डिस्करेज करेगी उस नेशन को जो आपके साथ लड़ रहा है, प्लस उस नेशन के लोगों को जो अपनी नेवी से उम्मीद बनाए बैठे हैं। इस समय नोट करने वाली बात ये भी है कि उस समय यूएसए का जो 7th फ्लीट है वो अपनी मूवमेंट शुरू कर चुका था। हाँ। पाकिस्तान को सपोर्ट करने उनको भी एक मैसेज गया। और जिस दिलेरी से, बहादुरी से, युद्ध कौशल से उनके जो कमांडर बबरू भान यादव, जिनको आपने जिक्र किया, महावीर चक्र से नवाजा गया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस कैटेगरी का या किस स्टाइल का ये ऑपरेशन हुआ होगा, उसके क्या इम्पैक्ट आए। उसके बाद लोग ये भी बोलते हैं कि उसके बाद 8 तारीख को उनकी वल्नरेबिलिटी को करते हुए एक दोबारा अटैक किया गया था। वो पूरी तरह से दुश्मन के जो हौसले हैं पस्त हो गए थे। इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि 13 दिन जो युद्ध चला उसके अंदर अगर हम देखें, हमारी आर्म फोर्सेस की जो 3 विंग है, नेवी ले लीजिए आप, एयरफोर्स ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए, इनकी जो एफर्ट था या इनकी जो युद्ध कौशल था या जिस तरीके से उन्होंने 13 दिन के अंदर एक पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग नेशन है। देखिए, उस समय पाकिस्तान और हमारी जो पैरिटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी और शक्तिशाली नेशन था, उसको हमने पूरी तरह से परास्त किया और ये बताया पूरी दुनिया को कि भारतीय आर्मर्ड फोर्सेस की क्या क्षमता है और किस हद तक वो दुश्मन को मारने में कामयाब हो। बिल्कुल कर्नल पठानिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन ट्राइडेंट जो वो हुआ था। इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूं कि आईएनएस कुकरी जो था
वो डिस्ट्रॉय हुआ था इंडियन नेवी का मात्र एक शिप। हमने उनके 6 शिप जो थे वो 4 दिसंबर को डिस्ट्रॉय किए। री अटैक हुआ 8 दिसंबर को, उसमें हमने 3 किए, और बहुत सा उनका जो पोर्ट का मटेरियल जो बाहर रखा होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन इसमें भारतीय सेना के साथ साथ इंडियन नेवी, एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर ये स्ट्राइक की थी। और उसके बाद लगातार 8 दिसंबर को भी ये तीनों की स्ट्राइक थी। अगर हम आज की बात करें कि भारत और पाकिस्तान, इन दोनों की नेवल क्षमता क्या है, इस बारे में ब्रिगेडियर सलासी आपसे पूछना चाहता हूं कि इस समय अगर हम बात करें, वो तो 71 के टाइम का अलग मुद्दा था, आज का भारत, आज का पाकिस्तान, अगर आज की हम नेवल क्षमता की बात करें तो पाकिस्तान और भारत में क्या देखते हैं आप, किस तरह का अंतर है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारे व्यूअर्स को और सारे नेवल पर्सन्स को और डिफेंस पर्सन्स को नेवी डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि आज की डेट में हमारा और पाकिस्तान का नेवल स्ट्रेंथ क्या है। आप अगर देखें पीछे 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे तो नेवल एसेट्स भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उसमें कुछ शिप्स इंडिया को आ गए थे, कुछ शिप्स पाकिस्तान को चले गए थे। उसके बाद दोनों देश तरक्की करते रहे और दोनों की अपनी अपनी पॉलिसी रही, लेकिन किसी के पास जीडीपी किसी का इम्प्रूव हुआ, उन्होंने अपना सेल्फ रिलायंस की तरफ एम किया, किसी ने किसी के देश के रुझान की तरफ जाकर के उनकी बात मानने के चक्कर में कुछ और तरीके से अपनी नेवी को डेवलप किया। आज की डेट में सिचुएशन ये आ गई है, अगर आप देखें तो कोई भी नेवी जो कि दूर जाने की क्षमता रखती है उसके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। तो आज इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है जो आप सब भली भांति जानते हैं, पाकिस्तान के पास नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ शिप्स इंडिया के पास कंपैरेटिवली पाकिस्तान से काफी ज्यादा। तीसरी चीज आती है न्यूक्लियर इनेबल्ड शिप्स एंड सबमरीन्स। एक तो होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है जो न्यूक्लियर वेपन फायर कर सके। अभी न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स एंड शिप्स भी इंडिया के पास ज्यादा हैं, एंड जो वेपन्स आईएनएस सुभद्रा और आईएनएस स्वर्णा से जैसे आप न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकते हैं। ये मैं कोई क्लासिफाइड चीज नहीं बता रहा हूँ, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। मतलब कोई व्यूअर ऐसे ना सोचे कि कोई क्लासिफाइड चीज बता रहा है, ये चीजें आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है। एक सबमरीन भी हमारे पास है जिससे आप न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकते हैं, ये भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं वो चीज बता रहा हूँ। और पाकिस्तान का तो ऑब्वियसली हम वही बता सकते हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो जो उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर, नंबर ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स, आपका न्यूक्लियर पार्ट शिप्स एंड सबमरीन्स, एंड न्यूक्लियर वेपन फायर करने वाले शिप्स एंड सबमरीन्स, इन सब में इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हम बहुत आगे हैं। तो ये तो एक मिनट परमिट कीजिए। अभी जो सलाती साहब बता रहे थे, वो बात कर रहे थे कि सबमरीन जहाँ से हम मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल फायर करते हैं, अभी हाल ही में मेरे ख्याल में 1 दिन पहले K4 मिसाइल ये टेस्ट की गई है, क्या बिल्कुल INS अरिहंत से। और उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 3500 किलोमीटर है। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पूरी तरह उसकी जद में है, मोस्ट पार्ट ऑफ द चाइना उसकी जद में है, और अभी ये इसको 5000 किलोमीटर तक ले जाएंगे। जब ये 5000 किलोमीटर तक ले जाते हैं तो उसमें आप ये मान के चलिए कि एशिया, अफ्रीका और साउथ चाइना सी जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ता है। मैं आपको एक आपकी बात रोकती है, मैं थोड़ा सा बस 1-2 सेंटेंस में बताता हूँ। ये सबमरीन जो होती हैं, ये इसकी सबमरीन के वेपन की तो क्षमता होती है, लेकिन सबमरीन की खुद की बहुत बड़ी क्षमता होती है। ये डिटेक्ट नहीं होते हैं, ये डिटेक्ट नहीं होते हैं। ये ग्लोब के किसी भी पोर्शन में जाकर के चुपचाप जाकर के नीचे बैठ सकते हैं और सही वक्त आने पर सही डायरेक्शन से सही अपने टारगेट को, जैसे आईएनएस गाजी को डिबोया था पाकिस्तान, अंजाम दे सकते हैं। जैसे आईएनएस गाजी को इसी 1971 की बार में हमारे ही एक सबमरीन ने गाद लगाकर बैठ के उसको डिबो दिया था। कहने का तात्पर्य ये है कि वेपन की रेंज तो है ही है, सबमरीन की खुद की रेंज देखो कितनी है। ये ग्लोब में कहीं भी जा सकती है और कुछ भी कर सकती है। कर्नल SS पठानिया, शौर्य चक्र विजेता सर जनरल मानेक शाह, एक ऐसा नाम जो 1971 की बार का मेरे ख्याल में भारत के और पाकिस्तान के आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी, और जो पहले लोग थे वो भी अदब से उनका नाम लेते थे। 71 की बार में
पाकिस्तान के सोल्जर का आत्मसमर्पण और मानेकशॉ की नीति, इसे क्या समझते हैं आप? देखिए, अब बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल मानेकशॉ, वो कहते हैं ना भूतो न भविष्यति, कि ना पहले एक पास में ऐसा जनरल पैदा हुआ है और ना आगे पैदा होगा। मैं एक बात बताता हूँ उनके बारे में आपको। अप्रैल के अंदर इंदिरा गांधी ने ये डिसीजन लिया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए। जनरल मानेकशॉ गए उनके पास, उन्होंने कहा जी आई कांट डू इट, एंड द रीजन विच ही गेव, ही सेड मई जून के अंदर वो बरसात शुरू हो जाती है और बरसात में ऑपरेशन आप लॉन्च नहीं कर सकते। तो इंदिरा गांधी बहुत गुस्से में आ गई, एंड जनरल मानेकशॉ, फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जब वो जा रहे थे तो ही टोल्ड हर, ही सेड मैडम शुड आई सेंड माय रेजिग्नेशन। तो वो उस बंदे के अंदर करेज थी, स्पिरिट थी। फाइनली इंदिरा गांधी ने केव इन किया। शी सेज कि व्हेन यू गोइंग टू प्लान, ही टोल्ड हिम कि दिसंबर में। और देखिए वो जो स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग हुई और जिस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन हुआ, जनरल अरोड़ा, आई थिंक ही वाज द ईस्टर्न आर्मी कमांडर, और 13 दिन के अंदर 90,000 से 1 लाख लोगों को आपने सरेंडर कराया, जो पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है। और उसके बाद इंडिया को उसके अंदर और भी कुडोज और वाई मिली, द वे दे ट्रीटेड दीज प्रिजनर्स एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ यूएन। तो जनरल मानेकशॉ के बारे में जितना कम बोला जाए वो कम है। एंड ग्रेट मैन, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट सोल्जर। बिल्कुल। एक जो मैं बताना चाहता हूं कि आखिर क्यों जनरल मानेकशॉ ने वो किया था। दरअसल बरसात के दिनों में जो हमारे एरिया बॉर्डर के हैं वहाँ पर धान की फसल होती है, कीचड़ होता है, इस समय बिल्कुल ड्राई स्पेल होता है। तब ये उन्होंने कहा था कि हम प्लान करेंगे, वो दिसंबर में हुआ था। आपके ईस्ट में पूरी बाढ़ आई हुई होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रीज़न थे जो पॉलिटिशियन को नहीं पता था लेकिन कमांडर को पता थे। तो ब्रिगेडियर साथिया साहब, एक सवाल मेरा और है। चीन की नेवी इस समय सबसे बड़ी नेवी है, भारत भी उस कतार में है। अगर कल को कोई ऐसी स्थिति आती है कि इंडो पाक वार फिर से अगर होती है, चीन इंडियन नेवी के साथ जाने की बजाय पाकिस्तान नेवी का साथ देगा, उस समय हमारा रोल क्या रहेगा? बात आपकी सही है। आप देखिए, चीन के पास जो नंबर ऑफ शिप्स और नंबर ऑफ सबमरीन्स हैं, वो कंपैरिजन और वो टक्कर दे रहा है अमेरिका को। हमारे से नहीं बात कर रहा, अमेरिका को टक्कर दे रहा है। लेकिन उन सारी शिप्स को इंडिया के पास ला करके लड़ना वो एक प्रॉफिटेबल चीज नहीं है। अपने बॉर्डर खाली नहीं करेगा, अपने बॉर्डर भी खाली नहीं करेगा, प्लस सिग्नेचर्स पता लग जाते हैं, इतने शिप्स चल रहे हैं, दुनिया को पता चल जाता है। तो बेहतर क्या है कि वो कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई। तो उसने पाकिस्तान के साथ साठगांठ कर ली। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो नेवल कंपैरिजन है, तो इंडिया काफी आगे है और काफी ज्यादा एसेट्स हमारे पास हैं वॉर फाइटिंग मशीनरी के। तो पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि भाई मैं भी अपनी नेवी को इंप्रूव करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, हर एक देश के पास राइट है। वो कहता है मैं 50+ शिप्स रखूंगा अपने नेवी के अंदर, जो उन्होंने एक फैसला ले लिया। पाकिस्तान को आप जानते हैं, आज इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी अपने देश के लोगों को नहीं दे पा रहा, बट पाकिस्तान हैज चोजन वेलफेयर, वेपन्स ओवर वेलफेयर। मतलब उन्होंने हथियार को आदमी की तरक्की से ज्यादा उसने अहमियत दी। और पैसे हैं नहीं, सो गुड लक टू देम, कहां से क्या करेगा। लेकिन ये चीज चाइना भी जानता है, क्योंकि ये चीज चाइना जानता है, तो उसने बोला कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको वेपन्स और शिप्स देंगे। उसके अंदर पाकिस्तान ने अभी चाइना से 8 सबमरीन्स लेने का फैसला किया। एक तो हाल ही में अप्रैल में इस साल आ भी गई है। 8 में से 4 सबमरीन्स चाइना में बनेंगी और 4 बाद में लेटर स्टेज पे पाकिस्तान के अंदर बनेंगी। एक आ गई है, हर साल एक सबमरीन उनकी आती रहेगी और उनके शिप्स भी आते रहेंगे। आने वाले टाइम में जो आप पूछ रहे कि चाइना के साथ हमारा क्या होगा, तो इंडिया के नेवल चीफ का पीछे स्टेटमेंट था। उन्होंने बोला कि नेवी ने भी ऑर्डर प्लेस किया है 62 शिप्स ओब्लिक सबमरीन्स को बनाने के लिए, जो कि इंडिया के अंदर आज की डेट में वेरियस PSU शिपयार्ड जैसे मेजंगा डॉक, कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच, ऐसे बाकी सारे जितने भी हैं और प्राइवेट शिपयार्ड्स में वहां पे बन रही है 62। उसके बाद 30 से ज्यादा का गवर्नमेंट ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंजूर कर दिया है। तो आने वाले टाइम में हमें प्रॉब्लम
अपनी नेवल फोर्स से नहीं है, लेकिन जो कोलिजन पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान को स्ट्रेंथन कर रहा है उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। एंड इसी सब को देखते हुए कि इंडिया कैन नॉट टेक थिंग्स वेरी लाइटली एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न एंड पाकिस्तान नेवल इज कंसर्न, वी हैव ऑल्सो टेकन प्रोएक्टिव एक्शंस एंड ये सारे के सारे जितने अंडर कंस्ट्रक्शन शिप्स हैं ये सारे चल रहे हैं। किसी भी हालत में द नेशन शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि वी विल गिव देम अ बेफिटिंग रिप्लाई। किसी भी तरीके से हम किसी भी पहलू पे कमजोर नहीं पड़ेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली जो भी लड़ाई होगी, चाइना पाकिस्तान मिलकर लैंड बॉर्डर के साथ साथ नेवल फ्रंट खोलेंगे ही खोलेंगे, और ये एक बहुत ही अहमियत वाला फ्रंट होगा जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साथी, आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि इस समय, इसके साथ ही मैं छोटा सा आंसर आपसे और लूँगा, उसके बाद आखिरी सवाल मैं कर्नल पठानी से पूछूंगा कि इंडियन नेवी न्यूक्लियर वार में कितनी अहमियत रखती है, भारतीय जो नेवी है। छोटा सा जवाब इसका। इंडियन नेवी न्यूक्लियर वॉर में उतनी ही अहमियत रखती है जितनी बाकी सब देशों की नेवी न्यूक्लियर वॉर में अहमियत रखती है। अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर उसके किसी भी एसेट को डिस्ट्रॉय कर दे, नेवल अपना लैंड एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दे, ये सबमरीन्स कहाँ होंगी न्यूक्लियर आर्म्ड? अमेरिका की कहाँ होंगी, चाइना की कहाँ होंगी, इंडिया की कहाँ होंगी, किसी को पता नहीं। इस चीज को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है, और यही वो कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो कि सरफेस होकर के आपके दिए हुए टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेवी के न्यूक्लियर वॉर के अंदर आना और नेवल एसेट्स जो न्यूक्लियर वेपन्स फायर कर सकते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा देश के लिए अहमियत वाली बात है और सुरक्षा वाली बात है। और इसीलिए सारे विकसित देश और जिनकी नेवी, जैसे हमारी तो नेवी काफ़ी बड़ी है, अभी अहमियत रख रहे हैं हम, तो हमें भी उसके बराबर चलना पड़ेगा। कर्नल पठानिया साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने एक खबर भी चलाई थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बांग्लादेश में, जो ढाका में ISI का एक सेफ हाउस है, वहाँ पर जमायत इस्लामी के साथ एक बैठक करती है। और इस समय जो बांग्लादेश के अंदर हालात बने हुए हैं, अभी आप जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं बांग्लादेश के जन्म की, पाकिस्तान को हराने की, क्या एक सोची समझी साजिश के साथ वहाँ पर हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, कहीं 1971 बार का बदला तो नहीं लेना चाहते हैं? देखिए, एक रेडिकलाइज्ड जिहादी मूवमेंट है, और ये पाकिस्तान में अभी आप देखिए 1% हिंदू रह गए। 1971 में बांग्लादेश के अंदर तकरीबन 20% हिंदू थे, जो अभी कम होके 8% रह गए। अभी ये सारा खेल कौन खेल रहा है? ये US से स्पॉन्सर्ड खेल है। जो मोहम्मद यूनिस को जो आगे बढ़ाया गया है, उनको बनाया गया है, उनको नोबेल प्राइज दिलाया गया है, वो सारा USA का खेल है। और USA ने एक बेस मांगी थी वहाँ पे किसी आइलैंड में, जिसको शेख हसीना ने मना कर दिया था। उसके बाद उनके जो एक्सपर्ट है तख्ता पलट में, वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो वहाँ पे गए थे। तो ये पाकिस्तान मोहरा है, जमात इस्लामी मोहरा है। जो मेन जिसको विलन आप बोल सकते हैं वो US है, और वही गेम वहाँ पे चल रही है। लेकिन इसमें एक बात मैं कहूँगा, हमारी पॉलिसी जो है नेशन की, वो डुलमुल पॉलिसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? दे आर सेइंग वी आर वेटिंग एंड वाचिंग, राइट। दूसरी तरफ आप कांग्रेस देखिए, जो बहुत ही, जिसको मैं एंटी नेशनल पार्टी बोलता हूँ, वो फिलिस्तीन के बारे में ट्वीट करेंगे, बयान देंगे। बांग्लादेश के बारे में किसी भी कांग्रेस लीडर ने, ये जो लेफ्टिस्ट लीडर हैं, ये बिल्कुल चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं, बिकॉज उनका भी आका जो है वो भी US से है। तो इस समय मैं देशवासियों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी पावर हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, विश्व गुरु हैं, तो वी मस्ट असर्ट, वी कांट सिट ऑन ए फेंस एंड वॉच अवर पीपल डाइंग देयर। अगर आपको सरहद की जो सीमा है, वो बड़ा डिफरेंट इशू। अच्छा, अगर वहां से लोग आना चाहते हैं तो सरहदें खोल दीजिए, ठीक है जी, लोग सेफली। उसके बाद उनको यहाँ पे बसाइए, और बांग्लादेश को सबक सिखाइए जिस भी तरीके से हो सकता है, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये रेडिकलाइज जिहादिज्म जो वहाँ पे हो रहा है, और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने में सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा अपनी वो सॉफ्ट अप्रोच जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। इजराइल से बहुत कुछ सीखने को। इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि
जब आप एक पावर बनते हैं, चाहे आप इकोनॉमिक पावर बने, चाहे आप मिलिट्री पावर बने, या विश्व में वैसे भी आप एक पावर बने और आपका कोई हैसियत है, तो देश भी आपकी तरफ देखते हैं कि आपका स्टैंड क्या है। उस टाइम पे आपको कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो खैर ये बात हुई। साथिया साहब आपका भी स्वागत, पठानिया साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम बात कर रहे थे आज के दिन की, नेवी डे है। दर्शकों मैं आपको जी बता दूं कि एडमिरल SM नंदा और जनरल मानेक शॉ और उसके साथ ही उस समय की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, ये 3 लोगों की मेहनत का रंग था कि एक देश के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का जन्म हुआ। और उसी दिन 4 दिसंबर का जो दिन था, 3 दिसंबर को युद्ध शुरू होता है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना अपनी क्षमता दिखाती है, अपनी पावर दिखाती है और कराची पोर्ट को तबाह कर देती है, बेस को तबाह कर देती है। और उसी दिन से भारतीय नौसेना का दिवस 4 दिसंबर को मनाया जा रहा है। तो हमारी तरफ से भी नौसेना दिवस पर आप सभी को, नौसेना से जुड़े हुए जवान, उनके परिवारों को भी बहुत बहुत बधाई। तो आज हम यहीं पर विदा लेते हैं, फिर दूसरे टॉपिक एक दिन फिर इनसे बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।